हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 25 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। तो देखिए, पहला है सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और टीवी होस्ट रणविजय सिन्हा बने हैं प्ले स्पोर्ट ब्रांड के अम्बेसडर। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता और महिला युगल में पूर्व विश्व नंबर 1 सानिया मिर्जा, 6 बार विश्व चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता एमसी मैरी कॉम और अभिनेता रणविजय सिन्हा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्ले स्पोर्ट्स में शामिल हुए। प्ले स्पोर्ट्स का उद्देश्य भारत एक सतत खेल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, हाल ही में एमएस विलियाथान का निधन हुआ, वे कौन थे? ये डॉक्टर थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और ये हृदय शल्य चिकित्सा से जुड़े हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राष्ट्रीय अनुसंधान के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। इन्हें 1999 में फ्रांस में भी सम्मानित किया गया है, जबकि 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किसने लक्ष्य प्रयासों पर पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये सुरेश खन्ना जी ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं एक और करंट अफेयर्स। देखिए, हाल ही में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है रोनाल्ड एल रॉय जूनियर को। याद रखेंगे ये भी। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अजिंक्य नाइक को बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। किस राज्य विधानसभा ने सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 सर्वसम्मति से पारित किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किस मंत्रालय ने ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया है? तो ये पंचायती राज मंत्रालय ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, विभूति भूषण भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, याद रखेंगे। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 किस देश का पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट है? तो ये सिंगापुर का है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। अब पासपोर्ट रैंकिंग की लिस्ट में भारत ने भी बढ़ोतरी की है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारत की पासपोर्ट 82वें स्थान पर है, जिसमें भारतीयों को 58 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व की सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट का अपना खिताब पुनः प्राप्त कर लिया है। यह रिकॉर्ड 195 वैश्विक की, याद रखेंगे, 195 वैश्विक गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच प्रदान करती है। अब चलिए जान लेते हैं इस बार के कुछ और पावरफुल पासपोर्टों के बारे में। तो देखिए, 2024 के लिए सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है ये सिंगापुर का है। 195 जगह पे आप घूम सकते हैं बिना वीज़ा के। दूसरे नंबर पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन है, जो 192 देशों में घूम सकते हैं आप। तीसरे पे है ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिणी कोरिया और स्वीडन है, जिसके पासपोर्ट के साथ आप 191 देशों में वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। चौथा है बेल्जियम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम है, 190 देशों के साथ। ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल 189 देशों के साथ।
ग्रीस, पोलैंड 188 देशों में आप घूम सकते हैं वीज़ा फ्री। कनाडा, चेकिया, हंगरी, माल्टा 187 देशों में आप घूम सकते हैं वीज़ा फ्री। संयुक्त राज्य अमेरिका का 186 देशों में वीज़ा फ्री आप घूम सकते हैं। एस्टोनिया, लिथुआनिया, संयुक्त अरब अमीरात के पासपोर्ट के साथ 185 देशों में, जबकि वहीं 10वें नंबर पे आइसलैंड, लातविया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया 184 देशों में आप घूम सकते हैं। देखिए एक और जान लेते हैं करंट अफेयर। तो अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड की शुरुआत करने की घोषणा की है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च करेगी? तो अपोफिस के लिए करेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए अपोफिस क्षुद्र ग्रह को जब यह 2029 में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा का अध्ययन करने के लिए एक मिशन लॉन्च करेगी। ईएसए अपोफिस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करने वाली दूसरी प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। 2029 में अपोफिस पृथ्वी से 32,000 किलोमीटर के भीतर से गुजरेगा। यह अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए इतनी नज़दीकी दूर से क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने का अवसर होगा। देखिए इतने बड़े आकार में क्षुद्र ग्रह लगभग 5,000 से 10,000 वर्षों में केवल एक बार पृथ्वी के इतने करीब आते हैं। रामेश अंतरिक्ष यान पृथ्वी के सबसे नज़दीकी दूरी पर आने वाले क्षुद्र ग्रह के पास पहुंच जाएगा। देखिए बात करते हैं भारत ने क्या किया है। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भी अपोफिस का अध्ययन करने के लिए एक मिशन भेजने का इरादा व्यक्त किया है। क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी को संभावित टकराव से बचाने की क्षमता का विकास करना है। इसमें इसरो का भी विचार कर रहा है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो देखिए मिजोरम का आइजोल अगले साल तक रेल लिंक से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर का कौन सा राज्य राजधानी बन जाएगा? तो ये चौथा राजधानी बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए मिजोरम की राजधानी आइजोल जुलाई 2025 तक रेल से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा, क्योंकि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे एनएफआर आइजोल के पास सैरंग तक एक नया ब्रॉड गेज ट्रैक बिछा रही है। असम का मुख्य शहर गुवाहाटी राजधानी दिसपुर से सटा हुआ है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अरुणाचल प्रदेश का नाहरलागुन राजधानी ईटानगर से सटा हुआ है। पहले से ही रेलवे नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। नई ब्रॉड गेज लाइन मिजोरम के आइजोल जिले, भैरबी असम के हैलकांडी जिले के पास और सैरांग 52 किलोमीटर खंड में बिछाई जा रही है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो क्रिस्टल मिशन को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किस देश की संसद से मंजूरी मिल गई है? ये एस्टोनिया के संसद में मिली है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए क्रिस्टल मिशन ने काजा कैलाश की जगह ली है। कैलाश ने हाल ही में यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख बनने के लिए इस्तीफा दे दिया है। ये भी याद रखेंगे कि विदेश नीति, यूरोपीय संघ के विदेश नीति के प्रमुख मिशेल कैलाश की तरह उदारवादी रिफॉर्म पार्टी से हैं। मिशेल अपने पूर्ववर्ती की तरह उदारवादी एस्टोनिया 200 पार्टी और सोशल डेमोक्रेट के साथ उसी केंद्र दक्षिणापंथी बहुमत वाले गठबंधन का नेतृत्व करेंगे। एस्टोनिया उत्तरी यूरोप का एक देश है। इसकी सीमा बाल्टिक सागर और फिनलैंड की खाड़ी से लगती है और तेलिन इसकी राजधानी है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो भारत सरकार द्वारा आईआरसीटीसी को किस अनुसूची से अनुसूची ए श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपग्रेड किया है? तो ये अनुसूची बी से उठाकर अनुसूची ए में कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए रेल मंत्रालय ने आईआरसीटीसी को अनुसूची बी से अनुसूची ए श्रेणी के
सीपीएसई में अपग्रेड करने की घोषणा की है। आईआरसीटीसी ने वित्तीय वर्ष 2022 और वित्तीय वर्ष 2024 के बीच कुल आय 50.63% का CAGR प्रदर्शित किया है। तो देखिए, इसने 2021-22 और 22-23 और 23-24 के लिए क्रमशः 280 करोड़ रुपए, 440 करोड़ रुपए और 520 करोड़ रुपए का लाभांश घोषित किया है, जिसके कारण इसको अब अपग्रेड करके अनुसूची ए में रख दिया गया है। देखिए, भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC अपने निगमन के 25वें वर्ष में है, यानी स्थापना के। यह रेल मंत्रालय के तहत एक मिनी रत्न सार्वजनिक उपक्रम है। भारतीय रेलवे और खान पान और पर्यटन निगम यानी IRCTC की स्थापना 1999 में हुई थी। जानते हैं इसके मुख्यालय, देखिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और संजय कुमार जैन इस समय इसके अध्यक्ष और MD हैं। याद रखेंगे, यह भारतीय रेलवे के लिए टिकटिंग, खान पान और पर्यटन सेवाएं प्रदान करता है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो कौन भारत की ओर से सबसे ज़्यादा T20 रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है? तो ये हरमनप्रीत कौर हो गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हरमनप्रीत कौर अब स्मृति मंधाना को पछाड़कर भारत की ओर से महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। यह उपलब्धि उन्होंने 21 जुलाई को दाम्बुला में, श्रीलंका के दाम्बुला में UAE के खिलाफ भारत के महिला T20 एशिया कप मैच के दौरान हासिल की। देखिए, अब हरमनप्रीत के अब 171 T20 मैचों में 3415 रन हो गए हैं, जिसमें 28.22 की औसत से 107.35 की स्ट्राइक रेट भी शामिल है। वह अभी अपने डिप्टी नहीं स्मृति मंधाना से 37 रन आगे हैं। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो MSME ने ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए किसका 1 बिलियन फंड हरित भविष्य के लिए कदम के लिए दिया गया है? तो ये सिडबी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, भारत लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी, जिसे ग्रीन क्लाइमेट फंड 215.6 मिलियन की वित्तीय सहायता की मंजूरी मिली है। मध्यम और लघु उद्योगों में यानी MSME की मिटिगेशन और एडाप्टेशन प्रोजेक्ट FMAP के वित्त पोषण के लिए $1 बिलियन का कोष बनाएगा। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बोर्ड, जो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC द्वारा स्थापित एक इकाई ने सिडबी के लिए 200 मिलियन के ऋण और क्षमता निर्माण के लिए 15.6 मिलियन की अनुदान राशि को मंजूरी दी है। यह याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो NTPC किस राज्य में ग्रीन चारकोल संयंत्र स्थापित करेगा? तो यह हरियाणा में करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड ने साथ एक करार हुआ। गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ हुए इस समझौते में कचरे से ग्रीन चारकोल बनाने वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। देखिए, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कचरे को चारकोल बनाने वाले प्लांट स्थापित किए जाएंगे, जिससे ग्रीन कोल प्लांट भी कहा जाता है। गुरुग्राम में बंधवाड़ी में लगभग 20 एकड़ में लगने वाला यह संयंत्र 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये भारत का सबसे बड़ा प्लांट होगा, ये याद रखेंगे, जहां प्रतिदिन 1500 टन कचरे से चारकोल बनाया जाएगा। चलिए जान लेते हैं वन रिपोर्ट के बारे में क्या कहा है मंत्री जी ने। तो देखिए, देश के 27.71% क्षेत्र में वन क्षेत्र के अंतर्गत हैं। ये राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह का है, जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। देखिए, मंत्रालय के अधीन एक संगठन भारतीय वन सर्वेक्षण यानी FSI और देहरादून में हर 2 साल में वन रिपोर्ट का आकलन करता है।
2021 में प्रकाशित नवीनतम भारत की वन स्थिति रिपोर्ट ISFR के अनुसार देश का कुल वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है। याद रखेंगे 7,13,789 वर्ग किलोमीटर। जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ISFR के अनुसार 2019 से वन क्षेत्र राज्य या संघ राज्यवार क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। चलिए देखते हैं भारत में वृक्षों का आवरण जो है 2019 से 2021 के दौरान वृक्ष आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, यानी 2 सालों में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। 2019 और 2021 के दौरान वृक्ष आवरण में कोई कमी नहीं आई, इसलिए वृक्ष आवरण में कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में कमी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।